नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। प्राइम टाइम प्रहार में आज खबर यूपी के बरेली से है, जहां एक निजी मकान में नमाज पढ़ने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव चरम पर है, जिसके चलते 100 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन की तैयारी कर रहे हैं। अपने ही घर पर मकान बिकाऊ है लिख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने दशकों पुराने उस समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसके तहत दोनों समुदायों ने गांव में धार्मिक स्थल न बनाने का फैसला लिया था। लेकिन अब एक निजी मकान में सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी, उसे अस्थायी मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, जिसके चलते एक नियत समय पर विशेष समुदाय के लोगों का जमावड़ा लगता है। भीड़ इकट्ठी होती है जो दूसरे समुदाय के लोगों पर कमेंट करते हैं, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि गांव में कभी भी मंदिर या मस्जिद नहीं रहे हैं और अब एक नई परंपरा डालकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, पलायन को मजबूर किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है। साथ ही पूरे गांव में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जहां पर नमाज हो रही है वो एक निजी घर है, वहां पर हो सकती है। लेकिन इसी बीच स्थानीय निवासी क्या कहते हैं वो आपको सुनवा देते हैं। हाँ। आपके गांव में जो है मुस्लिम लोग घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, कितनी सुनवाई हो रही है? पुलिस कितनी सुन रही है? कतई ना सुन रही है, बस छाड़े पड़वा रही है। और रात खैरबाजी भेजी बहुत रत्ता में लकर के आ रहे हैं, हमारे दीदी दवाई लगा रत्ता खैरबाजी करी है। हर जुमे को पढ़ते हैं यहाँ पे नमाज? अरे रोज पढ़ी है, परसों पढ़ी है, कल पढ़ी गई है। अब आप लोगों ने, गाँव वालों ने क्या फैसला लिया? ऐसा लोग पुलिस ना करे, बनने की ओर बोल रही है, पुलिस बनने की ओर बोल रही है। नहीं तो अब आप क्या करोगे जब नहीं सुनवाई हो रही है? हम तो चले जाएंगे गाँव की, गाँव छोड़ के चले जाओगे? योगी जी से क्या कहना चाहोगे? होगी ऐसा चाहना क्या, हमें गंगा में ढकेल दो, गाँव नहीं चले जाए, कोई न सुने। अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ग्राफिक्स प्लेट के जरिए इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। दरअसल ये बरेली के थाना बिशादगंज ने मोहम्मदगंज गांव का ये पूरा मामला है। अब यहां से ये पूरा जो विवाद है वो शुरू होता है। 17 जनवरी को हसीन मियां ने के मकान में सामूहिक जो है वो नमाज अदा की गई और इसी का विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। सामूहिक नमाज पढ़ने से ही विवाद की जो शुरुआत है वहीं से की जाती है, यानी इबादत जो की गई उसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। शांति भंग करने के आरोप में 12 लोगों का पुलिस ने चालान काट दिया। अब अगला ग्राफिक्स देखिए। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में यह पूरा मामला जाता है और हाईकोर्ट का फैसला जो होता है वो क्या होता है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने यह कहा कि ये जो नमाज है ये नमाज एक घर में हो रही थी और इसको लेकर वहां के जो डीएम है उसको हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है बरेली के। कानूनी प्रक्रिया के बावजूद 14 फरवरी को दोबारा जो है वो नमाज जो है वो पढ़ा गया है। अब इसी को लेकर जो बवाल है वो लगातार जो है वो चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 200 हिंदू परिवार जो हैं उन्होंने ये साफ तौर पर अपने घरों पर लिख दिया कि हमारा जो मकान है वो पूरी तरीके से बिकाऊ है। अब पुराने समझौते पर यह विवाद कैसे हुआ वो आपको समझाते हैं। दरअसल गांव में मंदिर मस्जिद ना बनाने का एक समझौता जो था वो किया गया था। लोग घरों में पूजा और नमाज करते थे। आरोप यह है कि घर को अस्थायी मस्जिद बनाया जा रहा था। समझिए, एक घर था जिसे अस्थायी मस्जिद का शक्ल दिया जा रहा था, ऐसा आरोप लग रहा है। माहौल खराब होने की आशंका थी, जिसके बाद ये पूरा जो विवाद है वो एक विकराल रूप लेता है, जहां पर 200 हिंदू परिवार ये अपने घरों के बाहर एक चस्पा लगाते हैं और कहते हैं मकान बिकाऊ है। अब चलिए आपको उन सवालों से भी रूबरू करा दें जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो सवाल दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जिन सवालों पर आज चर्चा होगी। पहला सवाल, क्या जानबूझकर माहौल को खराब किया जा रहा है? जब समझौता हो गया था तो समझौते की उल्लंघन की जरूरत क्यों आन पड़ी? दूसरा सवाल, घर में अस्थायी मस्जिद क्यों बनाई जा रही थी? जब मंदिर और मस्जिद ना बनाने की बात की गई थी तो फिर अस्थायी मस्जिद जो थी वो क्यों बनाई जा रही थी? और तीसरा, इतने बड़े स्तर पर
पलायन का जिम्मेदार कौन है? अगर यह पलायन होता है तो इस पलायन का जिम्मेदार कौन होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो इस समय मौजूद है। अब आपको उस पैनल से भी रूबरू कराते हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, बीजेपी की भी प्रवक्ता हैं, और सबसे अहम हमारे जो सहयोगी बरेली के हैं वो भी हमारे साथ हैं। चंद्रेश कुमार हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर निखिल खत्री हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। ब्रह्माचार्य जी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हाजी नाजिम खान जी हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। और दीपक कुमार हमारे सहयोगी हैं बरेली से। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दीपक, ये पूरा विवाद क्या है, जरा दर्शकों को बताइएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो बरेली की थाना विसागत क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक घर में नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसको लेकर कुछ लोगों ने इसकी आपत्ति जताई। सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक, आप मुझे ये पूरा मामला क्या है, जरा एक बार बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है बरेली के थाना विसागत क्षेत्र का है, जहां पर एक घर में नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसको लेके लोगों ने आपत्ति जताई और अंदर खाने की शिकायत थाने में कर दी। इसके बाद थाने की पुलिस अलर्ट हो गई और पुलिस से नमाज पढ़ रहे थे जो लोग थे, उनको वहां से 12 लोगों को एक बार में गिरफ्तार किया। उसके बाद लोगों के कहने पर, लोगों के जो लोगों ने बताया, ये लोग और थे, उनमें करीब 3 से 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। उनमें उनको थाने में बिठाला गया और उसको भी एचएनएन ने प्रूफ पे दिखाया था उस खबर को। फिर एक बार ये बात तूल पड़ी और तूल पकड़ा इस मामले में, क्योंकि मैं बता दूं, इसके बाद फिर नमाज पढ़ी तो इतना विवाद एक बार फिर बहुत बड़ा विवाद बना कि नमाज फिर पढ़ी गई। इसको लेके ये लोगों ने हंगामा किया, ये मकान बिकाओ करके इस तरीके में, मगर वो लोग फ्री मानने को तैयार नहीं थे। तब एक बार फिर आपस में तो अब तक बारे में सुन पा रहे। अभी क्या स्थिति है वहां पे? देखिए, मतलब अभी की स्थिति बताई जाए तो अभी तो मिस्त्री वहां सामान है और फिलहाल बताया, गांव में बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं और जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। और कुछ महिलाओं का साफ कहना, अगर ये नमाज बंद नहीं हुई तो हम यहाँ से पलायन कर देंगे। और अब तक एचएनएन की टीम ने उन महिलाओं से साफ बातचीत की कि अगर इस तरीके की चीजें हुई तो हम यहाँ से पलायन कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जी ठीक है दीपक, आपका बहुत शुक्रिया। अब अपने मेहमानों के पास चलते हैं। ब्रह्माचार्य जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं। ब्रह्माचार्य जी, एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल यह उठता है कि हमारे मुल्क में 8 राज्यों में तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, अब क्या यूपी में भी इस तरह के बोर्ड लगाने की जरूरत आन पड़ी है हिंदुओं को? नमो नारायण। सबसे पहली बात तो यह है कि इस देश में मुसलमानों को जितना सर पर राजनीतिक पार्टियों ने उठा रखा है, ये उसी का दुष्परिणाम है। आज 1950 की जनसंख्या के अनुसार 3.54 करोड़ मुसलमान थे इस भारतवर्ष में, जो कि आज 10 गुने के आसपास हो चुके हैं। मैं बोलूं तो 10 गुना के आसपास हो चुके हैं। अब जिस जगह की आप बात कर रहे हैं उस जगह का नाम भी बिसारतगंज और मोहम्मदगंज है, जो कि मुसलमानों के नाम पर है। पहली बात तो इस देश में, जब भारत देश में जो हिंदुओं की बहुलता है, तो यहाँ पर इस तरीके के गली मोहल्लों के नाम जो परिवर्तित होने चाहिए वो क्रांतिकारियों के, सनातनी क्रांतिकारियों के, वैदिक के ऊपर होने चाहिए। और ये जो हमेशा लिटमस टेस्ट में रखते हैं ना हिंदुओं को कि हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद में जो है, बाद में आके हमारे ही किसी पार्टी के या उनके ही धर्म के दूसरे आके उसको पुचकार देंगे, जिसको अलतकिया कहते हैं, उसके हिसाब से माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब समझौता हो चुका था कि आपने किसी भी तरीके से यहाँ पर मंदिर या मस्जिद नहीं बनानी है, तो उसमें उस घर में आप कैसे मस्जिद के रूप में उसको परिवर्तित कर रहे हैं। और ये बात आप देखिए कि बरेली हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, ये सारी की सारी घटनाएं ऐसे ही शुरू होती हैं, और या अलीगढ़ हो,
संभल में भी इसी तरीके का नरसंहार किया गया था 1978 में, जैसे जिसका दुष्परिणाम आप देख ही रहे हैं, जो अभी पीछे दिनों जो 4 लोगों की जो उसमें मृत्यु हुई, जो दंगे वहां फड़के। लेकिन क्या ये एक तरीके से वैमनस्य है? और ये इसी गांव में ही क्यों हुआ दोबारा 14 फरवरी को? ये कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार सरकार भी है। सरकार का मतलब आप देखिए, आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने जब से कहना शुरू किया कि हिंदू के बिना, मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती, या हमारा डीएनए इनका डीएनए बराबर है, तब से इनको हौसला बढ़ा। फिर सरकारी योजनाएं, जो इनको पता है कुछ भी ना करें, लड़ाई झगड़ा करें, इसी तरीके से करें, मुफ्त का राशन तो मिलता रहेगा, सारी सुविधाएं हमें मिलती रहेंगी, हम अपने आप को जो है अल्पसंख्यक दिखा के इन चीजों को करते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, चाहे ये जिंदा हो तो जमीन हड़पते हैं, और मरने के बाद भी जमीन हड़पते हैं। अतिक्रमण इनकी आदत बन चुका है। जिंदा रहने पर जो है सड़कें कब्जा लेते हैं, मरने के बाद जमीनें कब्जा लेते हैं। इनके ऊपर अंकुश एक तरीके से लगाना बहुत जरूरी हो गया है, जो लग नहीं रहा। इनके ऊपर आप देखिए कि शुरू से लेकर आखिरी तक, आज तक कोई एक ऐसा साल बता दीजिए जिसमें इस तरीके की घटनाएं ना हो। कैराना का आपको भी माहौल था, ठंडा नहीं हुआ। अभी 4-5 साल पहले की बात है, इनके ही विधायक बोल रहे थे, और उसके बाद में ये दोबारा चीजें हो गई। ठीक है, इस पर एक रिएक्शन हाजी जी का भी ले लेते हैं। हाजी नाजी खान जी भी जुड़ के हैं। हाजी जी, एक रिएक्शन आपका। हाँ आशीष जी, आपका सवाल थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं इसी पर रिएक्शन कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। जब आपसी समझौता हुआ था, तो उस समझौते के बाद फिर एक साथ नमाज पढ़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या माहौल खराब किया जा रहा है, खराब करने की साजिश है, या फिर एक निजी घर में ये नमाज पढ़ा जा रहा? तो हो क्या रहा है, समझाइए जरा। हाँ आशीष जी, देखिए जिस तरीके का मामला यहाँ पर बताया जा रहा है, तो देखिए अब देखिए सऊदी अरब के अंदर आज चांद दिख गया है, कल से भारत के अंदर तरावी है, और 19 तारीख को भारत के अंदर रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। और देखिए अब यहाँ जहाँ इस गांव के मामला है, तो यहाँ पर मुस्लिम समाज है, अब रमजान में वो कहाँ नमाज पढ़ते जाएंगे? जाहिर सी बात है कि वो अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़ेंगे। लेकिन प्रशासन से बताया कि भी देखिए अब हम रमजान में कहाँ नमाज पढ़ने जाए, हो सकता है। अरे ये रमजान की बात थोड़ी ना है, जनवरी में पढ़ी गई है। सुन तो लीजिए, रमजान तो परसों है। हाँ सुन लीजिए आशीष भाई, मैं वही कह रहा हूँ, जब आपको जनवरी की बात अब फिर अब ये रमजान में पड़ी जाएगी, तो फिर इस बात का तुल पकड़ा जाएगा। तो मैं तो देखिए ये दूसरी बार जब फरवरी में किया गया, उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। जब 14 फरवरी को दोबारा नमाज अदा की गई, तब इस मामले ने तूल पकड़ा, जब हिंदुओं को अपने घरों पर यह इश्तिहार लगाना पड़ा कि यह मकान बिकाऊ है। हाँ आशीष जी, देखिए दूसरी बार जब पढ़ी गई नमाज, वहां पे तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई वहां पर उनके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अपनी धार्मिक आस्था को क्या आदमी जाहिर नहीं कर सकता? भी बंद कमरे में नमाज पढ़ नहीं सकता? ये किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। और रही बात ये, अभी हिंदू धर्म गुरु कह रहे थे कि बताइए मुस्लिम समाज को ये योजना नहीं मिल रही है, तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की मुस्लिम समाज के खिलाफ। इन्होंने 2 ऐसे शब्द भी बोले जो बिल्कुल खतरनाक है। पहले तो मैं इनको बता दूं कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सरकारी योजना का लाभ हर भारतीय को देना। अगर अलग से मुस्लिम समाज के लिए अगर कोई योजना आ रही है, तो उसको ये बताएंगे। और दूसरी बात ये, भारत के अंदर आपने एक ट्रेंड देख लिया होगा कि जहां अगर कोई परेशान होता, वो तुरंत अपने कमरे पे एक पोस्टर लगा देता और कहता कि यहाँ से हिंदू पलायन कर ले। अभी आगरा के अंदर की एक घटना है, वहां 40 परिवार, मतलब कोई हाजी नाजिम जी ऐसे ही कोई लगा लेता है क्या? परेशान होगा तभी तो लगाया होगा ना। हाँ देखिए, प्रशासन की आप तो अपने घर के बाहर नहीं लगाए कि आप परेशान हैं। ब्रह्मचारी जी महाराज नहीं लगाए, चंद्रेश जी नहीं लगाए, डॉक्टर निखिल खत्री नहीं लगाए, मैं भी नहीं लगाया। कोई बात होगी ना आशीष जी। हाँ आशीष जी, देखिए बहुत आसान है प्रशासन की नजर अपनी तरफ करने के लिए। या तो ये कह देना कि भाई हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तुरंत प्रशासन उनकी तरफ को देखेगा। या फिर आप अपने घर के आगे बोर्ड लगा दीजिए कि हम यहाँ परेशान है, हम यहाँ से पलायन कर ले, तुरंत प्रशासन और शासन आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर इस तरीके की बात होने से बेहतर है गंगा जमनी तहजीब के दायरे में रहकर एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो मेरे भारत की खूबसूरती है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज अगर नमाज पढ़ ले तो यहाँ दिक्कत है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर नहीं है। अरे भाई आप मंदिर बना लीजिए, किसने आपको रोका? नहीं, वो तो आपसी सुलह हुई थी ना हाजी जी,
कि ना मस्जिद बनेगी उस इलाके में, ना मंदिर बनेगा, ये तो आपसी सुलह से तय किया गया था ना। हाँ, तो अब ये बता दीजिए, हम मान लेते हैं कि आपसे सुलह हुई है, क्या अब नमाज ना पढ़ी जाए? नहीं, नमाज सामूहिक, यहां पर इंडिविजुअल की बात नहीं थी, सामूहिक की बात है। आप समझिए इस चीज को, एक खाली जगह को नमाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं आता हूं निखिल भाई आपके पास। हाँ आशीष जी, एक घर है, उसी घर के अंदर 10 फैमिली रह रही है। अब बताइए, अगर वो 10 फैमिली अगर एक साथ इकट्ठे हो, अरे हाजी जी, नमाज आप पढ़ेंगे तो टॉपिक क्या को होगा? डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं था कि नहीं, एक घर नहीं, था, मैंने तो देखा। एक खाली घर था नहीं, जहां देखिए, पर देखिए, मोहल्ले के अलग अलग लोग आकर कर रहे थे। हाँ तो फिर देखिए, अब जब बात आप ये कह रहे हैं कि मोहल्ले के लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि वहां पर रहने वाली बस्ती के लोगों को प्रशासन के पास जाना चाहिए और ठीक वहां है। से परमिशन लेनी चाहिए, और परमिशन लेके, अब देखिए रमजान का वक्त है, अपना नमाज अदा करनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई दिक्कत या परेशान करता है तो प्रशासन के पास ठीक है, जाके निखिल उसके जी से खिलाफ कमेंट एक्शन ले लेते हैं। लीजिए। निखिल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, निखिल जी प्लीज। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और अभी सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात जरूर बोलूंगा कि हिंदू धर्मगुरु जी ने कुछ बातें बोली थी, कैसे हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जाने के बाद भी जमीन कब्जा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक हिंदू धर्म गुरु को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हो तो कम से कम आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बताओ, क्या उन्होंने अभी कोई ट्वीट नहीं किया? कोई अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ कितनी अच्छी मुलाकातें कर रहे हैं वो, तो आप एक बार उनको तो बोलो। नहीं बोलेंगे क्यों? मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं बातें गोलमोल है, इस मारे ये नहीं बोल पाते हैं। और दूसरी बात है, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये मुद्दा है, साथ साथ आशीष जी, आपने अगर देखा होगा HNN चैनल के माध्यम से भी, मैं समझता हूँ कि बहुत जनता ने इन चीजों को देखा कि कैसे वहां के लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने पुलिस को बताया, हमने, मैं समझता हूँ, अधिकारियों को इतला किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो योगी प्रशासन है ये बिल्कुल इस चीज को बहुत लाइट ले रहा है। और वो इस चीज को लाइट क्यों ले रहा है? मतलब मैं आपको समझता हूँ लगता है ना कि ये मामला गंभीर है? आप ये मानते हैं ना कि ये मामला गंभीर है? हाजी नाजिम जी ये कह रहे हैं ये मामला गंभीर नहीं है। आप मुझे 1 मिनट तो दीजिए आशीष हाँ। जी, मुझे तो अपनी बात को बोलने तो दीजिए। हाँ। अगर वहां के ग्रामीणों ने अगर सरकार को इस चीज के लिए इतला किया है, उन्हें बताया है, तो अगर सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना ठीक है, कहीं मतलब सरकार आप इस चीज मानते को हैं, movement हाजी लेकर जी, के आप रोक जिस देना मामले को चाहिए। गंभीर नहीं मानते, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री उसे गंभीर मानते हैं। मैंने गंभीर की बात नहीं बोली, मैंने इस चीज बोली कैसे तो ये मामला लाइट है, हल्का मामला है। प्रशासन उस चीज को लाइट में ले रहा है। मतलब आप क्या मानते हैं? इसे गंभीर मानते हैं, इसे हल्का मानते हैं, या इसे मीडियम मानते हैं? आप क्या मानते हैं? प्रशासन इस चीज को क्यों नहीं देख रहा है? नहीं क्या नहीं, प्रशासन एक अरे मैं नंबर कह रहा हूं बनाना चाहता है? प्रशासन, चलिए आपकी बात से, क्या प्रशासन आपकी बात मैंने मैं रखी। समझता हूं कि मैं आपकी ये बात कह रहा बनाना हूं चाहता कि है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री इस मामले को क्या मानते हैं? हल्का मानते हैं, कम हल्का मानते हैं, या बिल्कुल नहीं मानते, या बहुत मजबूत आशीष मानते जी, हैं? आशीष जी, आपने एक और चीज देखी होगी, वहां के जो ग्रामीण है वो चीज एक बात और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ ऐसे आसमाजी तत्व हैं जो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम से कम मैं समझता हूँ कि अगर सरकार योगी की, तो कम से कम उन जो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं निखिल जी, मैं चंद्रेश जी के पास जाऊंगा, उससे पहले आप बता दीजिए मामला गंभीर है या मामला हल्का है, फिर मैं। नहीं आशीष जी, एक बिल्कुल साफ तौर पर मैं बता दूं, और कोई आदमी अगर थाने में जा रहा है तो कम से कम पुलिस उसकी सुने। और दूसरी बात, अगर वहां के ग्रामीण बोले कि कोई असामाजिक तत्व इस चीज को ज्यादा उड़ा रहे हैं, तो कम से कम पुलिस उन पर तो कार्रवाई मतलब करे। आप पुलिस इस तो- मामले को गंभीर मान रहे हैं, ये मान लूं? नहीं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भाईचारा खराब करना चाह रहे हैं, पुलिस उन पर तो भी ये तो भाईचारा जो खराब कर रहे हैं वो हल्का है मामला? मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर, मुझे समझा दीजिए, चंद्रेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आदमी FIR करवाने जा रहा है तो उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ पुलिस को पता है कि कौन आसमानी तत्व है। अरे पुलिस ने तो 14 लोगों का चालान कर दिया, तो पुलिस ने तो काम किया। अब मैं ये पूछ रहा हूं, डॉक्टर निखिल खत्री इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, हमारी समाज पार्टी का बिल्कुल एक कड़ा रुख है कि कैसे, मैं समझता हूँ कि अगर बिल्कुल भी प्रदेश में भाईचारा ना बिगाड़ा जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी आसमानी तत्व, भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग इस चीज को अगर माहौल को बिगाड़ना चाह रहे तो कम से कम सरकार उन पर कार्रवाई करे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां रहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? उन्होंने जाके ये इश्तिहार लगाया? हमेशा माहौल खराब तो बीजेपी वाले ही करते हैं। तो नहीं, तो ये इश्तिहार किसने लगाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया।
नहीं, माहौल खराब करने की सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी। फिर मैं आपसे निखिल जी वही पूछता हूं, क्या आप इस मामले को गंभीर मानते हैं या हल्का मानते हैं? अगर कोई मैं समझता हूं, अगर कोई भी मामला अगर भाईचारे को बिगाड़ेगा तो मैं समझता हूं कि वो मामला बस गंभीर मैं है। यही समझ रहा था, ये मामला गंभीर है। ठीक है, आप भी इस बात से एग्री करते हैं। सुन लिए ना हाजी जी, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। चंद्रेश कुमार जी, एक टिप्पणी आपकी। देखिए, इस तरह की जो भी घटनाएं हैं उसकी हम कटु निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, विशेषतः अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े जो हिंदू हैं उनको उत्पीड़ित करने का इनका पुराना हरकत है। और ये यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो प्रशासन कार्रवाई करेगी। योगी जी की बुलडोजर नीति से कोई नहीं हो सकता। जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा वो उसका सामना करेगा और बहुत भयानक तरीके से करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आबादी हमने देखी, आपके मीडिया के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हुए, उसे साफ पता चलता है कि वहाँ दलित हिंदू रहते हैं, वहाँ अति पिछड़े हिंदू रहते हैं, वहाँ अनुसूचित जातियां और जनजाति संख्या भारी है। और ऐसे में जो वहाँ पर बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के लोग हैं वो वहां के कमजोर दलित वंचित हिंदुओं को दबाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता। आज वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन गांधी चंद्रेश जी, अरे सुन लीजिए ना, आप राहुल गांधी जी तक बाद में जाइएगा। सुन लीजिए, हाईकोर्ट में आप लोगों ने अच्छे से डिफेंड क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट का ऑर्डर तो उस मुस्लिम परिवार के फेवर में चला गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उस घर में नमाज होती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो तो उनका अपना निजी है। ये आप लोग जब बात होती है हाई कोर्ट का दलील देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दलील देते हैं, आप संसद की दलील देते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई हो, ह्यूमन का जो फंडामेंटल राइट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका वायलेशन नहीं न करेगी। मैं जो बात कह रहा हूं, अच्छा, आप सुनिए। ये फंडामेंटल राइट क्या कहता है? अब आप समझाइए, मुझे फंडामेंटल राइट क्या कहता है? हाईकोर्ट की बात छोड़िए, नहीं, अब आप मुझे फंडामेंटल राइट बताइए, मैं भी समझ लूं क्या होता है। फंडामेंटल राइट सुनिए आप। सुनाइए, मैं सुन रहा हूं। आप पहले बात सुनेंगे तब तो। हाँ, अरे हम पूरा सुनेंगे, आप सुनाइए। मेरी जो बात है उसको ध्यान से आप सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां दलितों की राजनीति करती है, पिछड़ों की राजनीति करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब दलित हिंदू पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति के हिंदू मुसलमानों के द्वारा उत्पीड़न के शिकार हैं, उनके द्वारा धार्मिक उग्रवाद के शिकार है, ऐसे में वो अपने मुंह पे ताला क्यों जमा लेते हैं? जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, मैं वहां के दलित और पिछड़े हिंदुओं के साथ खड़ा हूं। हमारी पार्टी खड़ी है। मैं वही समझ नहीं पा रहा हूं कि कोर्ट में ये मजबूत दलील आप लोग दे क्यों नहीं पाए? कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोर से लेकिन कठोर अभी भी चंद्रेश जी, सवाल वही है। मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं, वो वायलेशन कैसे हो रहा है, मुझे समझाइएगा। आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ऐसे हो रहा है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आप पढ़िए। मैंने पढ़ा है। सुनिए, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक कहीं भी ऐसा कहा गया है कि जहां दलित हिंदू, शोषित हिंदू, वंचित हिंदू, कमजोर हिंदू रहते हैं, वहां पर मुसलमान उनको धार्मिक कार्य करने नहीं देंगे और अपने धार्मिक कार्य का उग्र प्रदर्शन करके उनके जीवन को जो है प्रभावित अच्छा सुनिए, अब सुन लीजिए, सेक्शन आर्टिकल 26 का सेक्शन बी ये कहता है किसी को भी उसके धर्म मानने की इजाजत है। और यहां पर जो नमाज अदा की गई थी, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। बोलिए, 1 मिनट तो बोल दीजिए। को मानने की इजाजत है, धार्मिक संगठन बनाने की इजाजत है, धार्मिक के आधार पर टैक्स आपको नहीं लगेगा, आप शैक्षिक संस्था को खोल सकते हैं, माइनॉरिटी के लिए आपको स्पेशल राइट दिया गया है। ठीक है, अरे चंद्रेश जी सुनिए, बात सुनिए। लेकिन योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस, आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से हमारी नाक शुरू होती है। अरे सुनिए चंद्रेश जी, अब हमको कानून मत समझाइए। मरथान कुमार माइनॉरिटीज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक फैसला है,
वो फैसला आपको जानना चाहिए, वो फैसला आपके बाद में भी काम आ जाएगा। इस फैसले में हाईकोर्ट ने यह कहा था, उस समय एक ईसाई कम्युनिटी जो थी, मिशनरी जो थी, वो हाईकोर्ट में गई थी और उन्होंने कहा था कि हम एक प्रार्थना सभा एक घर में करना चाहते हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने उसे अलाउ किया था। और आज उसी फैसले का हवाला लेकर यह मुस्लिम परिवार हाईकोर्ट में गया, जहां से उन्हें राहत मिली। मैं इस पर आपसे सवाल लूंगा, लेकिन वक्त एक ब्रेक का हो गया है। जरूर आप कानून मुझे समझाइएगा, मैं समझने के लिए भी तैयार हूं। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। सीधे चंद्रेश जी के पास चलते हैं। चंद्रेश जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात को पूरी करिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा से ज्यादा है, वहां पर दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के जो हिंदू हैं, अक्सर उनके उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। चंद्रेश जी, आजकल आप स्वर्ण हिंदुओं की बात आप लोग नहीं करते हैं। नहीं, आप बात पूरी होने दीजिए ना पहले। नहीं, आप बार बार दलित, पिछड़े, स्वर्ण हिंदू कहां चले गए? आप बिल्कुल सही कहा आपने आशीष जी, मुझे बात करनी है इस बारे में। मैं आता हूं, पार्टियां, मैं आता हूं सर आपके पास। बोलिए, स्वर्ण हिंदू कहां चले गए? सुनिए, और इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। मुस्लिम समूह को उत्तर प्रदेश में या भारत के कहीं भी किसी भी जगह पे रो रहे हैं, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए, उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। महाराज प्लीज प्रभावित करते हैं तो देखिए, इसमें एक चीज छोड़ दीजिए कि बीजेपी में सिर्फ योगी जी को हटा दीजिए, जो कि निष्पक्ष हैं हर धर्म और हर वर्ण के लिए। बाकी ये जो आज खेल रहे हैं ना यहाँ पर बैठे चंदन जी, ये सिर्फ 2027 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जैसे आपने कहा कि सवर्ण हिंदू कहां गया? ये हमेशा अपने 10 स्टेटमेंट में बोल चुके हैं, गरीब, पिछड़ा, दलित, हिंदू। मैं काफी देर से इंद्रेश जी, मैं काफी देर से ये सुन रहा था, इसीलिए मुझे सवाल ये उठाना पड़ा ब्रह्माचार्य जी कि आखिर स्वर्ण हिंदू कहां गए। वो स्वर्ण हिंदू, मैं 1 मिनट लूंगा, मैं वो स्वर्ण हिंदू जिनका 85% वोट जो है वो बीजेपी के खेमे में जाता है, उस स्वर्ण हिंदुओं को क्या आपने नकार दिया है क्या? एक तरफ आप कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक तरफ आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ इस तरह की राजनीति। आपने जो इन्होंने जो है इसकी बात, एक मिनट बोले चंदन जी प्लीज, वहां पर 90% दलित आप बोलने दीजिए मुझे। आपने आशीष जी, कश्मीर पंडित दलित नहीं थे, सवर्ण थे, तो इसका मतलब इन्होंने जानबूझ के जो है उनको विस्थापित कराया हुआ है। वो क्यों नहीं अपने जाके रह रहे हैं? ये सवर्णों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर इस देश में जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है राजनीतिक पार्टियां, ये गलत है। एक तो इन राजनेताओं की क्वालिफिकेशन को चेक करना चाहिए कि इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल क्या है। क्या कश्मीरी पंडित जो है वो सवर्ण थे, इसलिए आप उनको जो है आज तक पुनः स्थापित नहीं कर पाए? इसका मतलब ये सारे के सारे इस समाज को सवर्ण और अवर्ण में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी हर स्टेटमेंट में यही चीज निकल के आ रही है कि दलित हिंदू, गरीब हिंदू, पिछड़ा हिंदू। और ये जो अपने पीस पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, ये पीस शांति वाला नहीं है, ये पीस टुकड़े वाला है। इन्होंने कहा था कि गंगा जमनी तहजीब, अरे गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है, अरब से निकल के नहीं आई। और ये जो एक पुचकारता है दूसरा करता है, ये गलत बात है बहुत ज्यादा। और आप लोगों ने जितना हर्ष
हिंदुओं का खराब किया है, उनको आज वर्णों में बांट दिया, सड़कों पर उन्होंने लाके खड़ा कर दिया आप लोगों ने। ये सनातन धर्म की आपने बिल्कुल एक कह लीजिए कि उसकी इज्जत जो है समाज के अंदर जीरो कर दी। ये ठीक है हाजी जी, आप कुछ कह रहे थे। एक मिनट, इन्होंने जो जिस तरीके का यहाँ पर जो है अपना वक्तव्य दिया है, ये किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। ये क्या हिंदू को बांटने में लगे हुए हैं यहाँ पर? सत्तारूढ़ पार्टी ऐसी बातें करेगी? आपने वहां जाकर बोलना चाहिए कि कैसे विस्थापित हो रहे हैं। इस समाज में कोई भी एक व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण का हो, वो विस्थापित नहीं होना चाहिए। किस लिए विस्थापित होने की कोशिश? वहां पर लड़कियां जो है छेड़ी जा रही हैं, आपने उसका जिक्र किया। आपको धर्मांतर लगे। और तो एक और लेडी का मैंने सुना था, मैं तो हैरान इस बात को हूं ब्रह्मचारी जी, महाराज जी, मैं आपसे मैं क्षमा चाहता हूं रोकते हुए कि धर्मांतरण को लेकर केंद्रीय कानून नहीं आ रहा है। आप धर्मांतरण की बात कहते हैं, अलग अलग मंचों से कहते हैं, आप केंद्रीय कानून लाने में असमर्थ हैं। अरे एक चीज बताइए आशीष जी कि वहां पर जो है हाई कोर्ट चले गए, इसका मतलब कि ये एनजीओ की कोई इनको फंडिंग कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं, मैं इसीलिए चंद्रेश जी को कह रहा हूं कि जो बात इन्होंने टीवी पर कही, वही बात अगर हाईकोर्ट में डिफेंड में कही होती तो शायद ये नहीं होता। अरे मुस्लिम पक्ष का केस कौन लड़ा? किसने उसकी फीस दी वकील की? कहां से आया उनके पास पैसा? जो आदमी अपना जीवन यहाँ पर पंचर लगा के, बकरियां चरा के, उस चैन खींच के कर रहा है, वो हाई कोर्ट में जाकर फीस दे देगा। और रही बात की सारी सहूलतें क्यों कह रहे थे कि मुसलमानों को कहती, अरे यो योजनाएं सरकार ने बनाई है, हम तो हमारे तो बनाई है हिंदुओं के लिए। उनको फिर उसके बाद में योग्यता के अनुसार ना नौकरी मिलती है, ना ही कोई उनको सरकारी लाभ मिलता है। और 12-12, 15-15, 16-16 बच्चे जो है जो जिनके हैं, उनके लिए आपने जो है उठाकर सारी सुविधाएं दे दी। इसलिए इसमें असमानता है। असमानता मैं जवाब दूंगा। आशीष भाई, अब मुझे जवाब बिल्कुल, मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका था। ठीक है, हाजी जी को लाया जाए स्क्रीन पर और ब्रह्मचारी जी को। गंदगी फैलाई हुई है, अतिक्रमण किया हुआ है। आशीष भाई देखिए किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करी गई है। अरे महाराज जी सुन लीजिए, महाराज जी सुन लीजिए, आप जिस तरीके का तर्क दे रहे हैं, बिल्कुल आप एक झूठा तर्क दे रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप देश के अंदर। अरे हम वो मुस्लिम हैं जिन्होंने मुल्क को आजाद करा देखे, हंसते फांसी के फंदे क्योंकि 2 रुपए के लिए जिस तरीके का आप यहाँ पर इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। आप कोई मुस्लिम नहीं है, अरे मुसलमान तो मैं अरब जाके मुस्लिम हो, सफाई से रहते हैं, आपके बराबर पत्थर निकलता है, वो भी रुमाल रख के निकलता है। इतने गंदे हैं। और दूसरी बात जो जिस देश की आप जो है बंदे मातरम नहीं अपने हिंदू भाइयों की बड़ी इज्जत, भारत माता नहीं कह सकते, वो अब उस देश के बातें करते हैं यहाँ बैठे हुए। कोशिश करते बंद कर दीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कितनी योजना मिल रही है, बताइए योजना कितनी योजना मुसलमान को आप लोग देंगे तो तब मिलेंगे ना, पढ़े लिखे होंगे। अभी आपने कहा कि पढ़े लिखे नहीं होते, अरे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करने के स्कूटर खींचने के और कुछ नहीं कर सकते। सारे के सारे जितने भी बंदे हैं उल्टे सीधे, और वो आप लोग ही करते हैं। गाड़ियां काटी जाएंगी, मुसलमान काटेगा, प्लेन जीतेगा, रेप करेगा, बकरियां काटेगा, हिंदू मोहल्ले में जाके आप जिस तरीके से जानवरों को काटते हैं, वो आप जानबूझ के करते हैं। सरकारों के कोई नियम आपने माने नहीं, एक नियम नहीं मानते आप सरकार का। और यहाँ बैठे हुए आप अपना संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। ये नहीं पता आपको कि संविधान लिखा किसने है, आपको ये नहीं पता संविधान मानते हैं। बेसिक जो मूलभूत अधिकार है वो तक तो पता नहीं है। यहाँ पर बैठ जाते नहीं पार्टियां बनाकर दुकानें खोल के, और उसके बाद समाज में गंदगी फैलाते बैठे हुए। बता दीजिए ना, अरे बता दीजिए कौन से मूलभूत अधिकार है, बता दीजिए आप लोग। अरे आपको तो बड़ी संविधान का अधिकार है, मानो। अरे अधिकार दे दिया, यही सबसे बड़ी परेशानी है। अगर इस देश में आपका जो जितना सिर पे बिठाला ना, अपने नहीं बिठाला होता, आपको वोटिंग नहीं की होती और आपकी नसबंदी करा दी होती समय पे, तो आप लोग दो के अलावा कुछ होते नहीं। चाइना बोलते इतनी आवाज चाइना देश में खाते हो उसी हो जाके। तुम्हारे साथ तो ये दिक्कत है। क्या आप अमेरिका का जाके वहां पर लड़ोगे, अमेरिका का खाना वहां लड़ोगे, हिंदुस्तान में वहां लड़ोगे, इंग्लैंड में वहां लड़ोगे, खाना जो तुम्हें शरण देगा, जो तुम उस पर बाजी खींच लेते हो। तुम्हारे अंदर किसी देश के लिए वफादारी नहीं है। जो कौम अपने बाप का गला काट सकती है, जो अपने भाइयों का गला काट सकती है, जो उनको उठा के जेल में डाल सकती है सत्ता के लिए और पावर के लिए, वो दूसरे के भला करेंगी। ये तो सोचना ही, आपसे तो वफादारी की उम्मीद ही करना बेकार है।
आप लोग आप अमेरिका का खाना खाते हैं, मैं भी करते हो और खुला भी करते हो। आप अमेरिका का खाना यहाँ पर खाते बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान आप में इंग्लैंड का हम खाना आपको खाते सिर्फ हैं। भाईचारा और सुन भाईचारा लीजिए, अरे भाईचारा नहीं भाईचारा आपने हिंदुओं को चारा बना के रख दिया। आपको भाई के फ्लैग नहीं है जो आदमी ठीक है निखिल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि मेरी बात पूरी नहीं हुई। आदमी क्या कह रहे हैं उसका मेरी बात पूरी नहीं हुई। देश में आप लोगों ने अच्छा, पलायन करने का पलायन हिंदुओं को करा दिया। वरना तो देखिए मैं भी इस तरीके की बात करता हूँ। अरे कश्मीरी पंडित को चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर मसले रोहिंग्या आ जाता है क्या कर रहे हैं? ठीक है ब्रह्मचारी जी हाजी जी अब रुक जाइए आवाजें ओवरलैप हो रही हैं। अभी आपने पूछा हाजी जी की कौन सी योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाई जा रही हैं, तो सुन लीजिए, यूपी की ही बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अल्पसंख्यक वित्तीय सहायता और लोन सुविधा शुरू की गई है, वित्तीय सहायता से स्वरोजगार की योजना शुरू की गई है, पीएम आवास योजना तो पहले से ही है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। ऐसी तमाम फेरिस्त है, लंबी है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये तो 7-8 बता दी मैंने। आप मुझे 10 सेकंड नहीं सुन लीजिए। मैं कहता हूं, अभी आपने कहा अल्पसंख्यक के लिए, क्या भारत के अंदर मुसलमान ही अल्पसंख्यक है? पारसी, बौद्ध, जैन, सिख ये अल्पसंख्यक नहीं है। उनका भीख उनके मंदिरों की भीख तो आप लोग अरे महाराज जी आपको पता तो है नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ क्या ये अल्पसंख्यक हमें पता है 3200 करोड़ रुपए जो दिए हैं ना सरकार ने, वो आप लोगों को पालने के लिए मदरसों के लिए दिए हैं। अबे आपको बताइए 5% रिजर्वेशन आपको उसमें भी डिस्कशन दे दिया। अल्पसंख्यक 14-15% तो अल्पसंख्यक को सवर्ण हो गया आज की डेट में। आपको कुछ नहीं पता, आप बैठे हुए सिर्फ अपनी पार्टी का नैरेटिव चला रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने इस देश की जो सुरक्षा की है हिंदुओं की, वो किसी ने नहीं की। फौज के अंदर धर्म पूछ के उनको गोलियां मार देते वर्दी धारक भाई आप लोग। आप तो पहलगाम में क्या किया? पहलगाम में क्या किया आप लोगों ने? धर्म पूछ के गोली मारी। आप लोग करते हो। अच्छा ठीक है ब्रह्मचारी जी, हाजी जी, ये अंतहीन डिबेट हो जाएगी, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रहेगा। डॉक्टर निखिल खत्री आप कुछ कह रहे थे, डॉक्टर निखिल खत्री को स्क्रीन पर लाया जाए और चंद्रेश कुमार उसका जवाब देंगे। डॉक्टर निखिल खत्री जी आशीष जी, अभी इतनी बातें मैं समझता हूँ कि धर्मगुरु जी ने बोले, पर हमें कुछ बातें उनकी पल्ले नहीं पड़ी। बस खाली एक बात मेरे नहीं, सनातन की बातें आप लोग को पल्ले पड़ती नहीं है ना, दिक्कत है। मेरी बात तो सुन लो, मेरी एक बात बड़ी अच्छी पल्ले पड़ी, वो ये पल्ले पड़ेगी। धर्मगुरु जी ने साफ तौर पर यहाँ पे बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमारे देश में धर्म को बांटा है, और उस पर भाजपा प्रवक्ता बिल्कुल शांत हो गए हैं। तो मैं समझता नहीं वो जवाब देंगे, स्क्रीन पर ला रहा हूँ। धर्मगुरु जी ने कम से कम सच्चाई। चंद्रेश जी जवाब दीजिएगा, दोनों आदमी को स्क्रीन पर लाया जाए, डॉक्टर निखिल खत्री और चंद्रेश कुमार जी को। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये अगर मुद्दे पर आए तो आज का मुद्दा ये होना चाहिए था कि कैसे बरेली में, मैं समझता हूँ कि क्या कार्रवाई हुई। तो मैं समझता हूँ कि बरेली में या किसी भी जगह ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो सरकार उस पर संज्ञान ले, सरकार उस पर अपनी गंदी राजनीति ना खेले, सरकार उस पर अपना, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी राजनीति ना खेले कि जिसके प्रति वो ये समझे कि भाई कैसे भाईचारा बिगाड़ा जाए। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रेश जी जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा नेता और प्रवक्ता खाली एक ही बात बोलते हैं जी की कार्रवाई होगी। ये कभी भी ये नहीं कहते कार्रवाई की है। इनके मुंह पर हमेशा इनके लफ्ज पर एक ही बात आती है, कार्रवाई होगी। हमने आज तक ये चीज नहीं सुनी कि कार्रवाई ये हुई है, कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जनता को बरगला रहे हैं और अब जनता को कृपा करके चंद्रेश जी जवाब दीजिएगा, जाने वाले हैं। अब जवाब सुन लीजिए डॉक्टर निखिल खत्री। ये अपनी बात खत्म कर लें तो मैं अपना जवाब दूं। नहीं जवाब दीजिए प्लीज। हमने जो दलितों की बात की, शोषितों की बात की, वंचितों की बात की, स्वामी जी उसका मतलब नहीं समझ पाए। मैंने समझ पाए, स्वामी जी मेरी बात, स्वामी जी मतलब नहीं समझ पाए, साफ बोल रहे हैं आप सिर्फ हिंदू बोलते तब बात बनती। आपने दलित, शोषित, गरीब कैसे बोला? आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी हिंदुओं में बांटने की राजनीति करते हैं और वो बार बार दलित हिंदू, पिछड़े हिंदू, शोषित हिंदू, वंचित हिंदू की बात करते हैं। तो उनको ये बताना जरूरी है कि जब शोषित और वंचित हिंदुओं के साथ मुसलमान उत्पीड़न करने का काम करता है। अरे चंद्रेश जी
ये यूजीसी का नया नियम राहुल गांधी लेकर आए थे क्या? ये सब कुछ ऐसी सुन लीजिए। गड़बड़ झाला। अरे ये नया नियम राहुल गांधी लेकर आए थे क्या, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी? राइवल्स हो गए। वो नया नियम राहुल गांधी लाए थे क्या? फिर आप विषय को विषयांतर कर रहे नहीं, हैं। विषयांतर नहीं कर रहा हूं, जहां आप पर ऐसी बात कर रहे हैं तो उस पर मैं जवाब दे रहा हूं। आशीष सिन्हा जी, आपके जो वीडियो में इमेज जो चल रहे हैं, उन घरों को देखकर, उस आबादी को देखकर आप बताइए कि वहां पे रहने वाले जो आबादी है वो किस जाति, किस वर्ग और भाई किस मैं तो समुदाय धर्म भी नहीं मानता, मैं तो मानता हूं कि हम सब भारतीय नागरिक हैं। नहीं, तो आप मुझसे गलत मानते पूछेंगे हैं। तो एक मैं तो बात कहूंगा है, कि आई एम यही- सिटीजन ऑफ यही इंडिया। बात है कि जहां भी हिंदुओं का उत्पीड़न होता है, हिंदुओं का शोषण होता है, हिंदुओं का वंचित होता है, हिंदुओं के साथ इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, और खास तौर से अपराधी यदि मुस्लिम कौम का है, तो आप कहते हैं कि आप दलित हिंदू, पिछड़े हिंदू, शोषित हिंदू, वंचित हिंदू मत करिए। और इसी तरह की कोई घटना, कहीं एक नॉर्मल घटना किसी सवर्ण वर्सेस बैकवर्ड के खिलाफ हो जाता है, एसटी एससी वर्सेस सवर्ण हो जाता है, तब आप दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू, शोषित हिंदू, वंचित हिंदू करते हैं। इस तरह की दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मैंने जो बातें कही, जो रिसर्च है, जो डेटा है, आपने जो इमेज और फुटेज दिखाया, उस आधार पर बात किया। इस इमेज और फुटेज को देखकर ये लगा, आपके रिसर्च को देखकर ये लगा कि वहां की रहने वाली आबादी अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, पिछड़ों से है, वंचित से है, शोषित से है। और उनकी जो वकालत करते हैं, जो उनके वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो कहाँ है? ठीक है ब्रह्मचारी क्या जी, वो जवाब देंगे? क्या अखिलेश यादव इस बात को बोले? ऐसा है आशीष जी, इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने कैडर के लिए लगी हुई हैं। जब बंगाल में हिंदू मरता है तब इनको कुछ समझ में नहीं आता। अरे जो पार्टियां अपने कैडर के लोगों की रक्षा नहीं कर सकती, वो हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे? वो उनको बांट रही है। कितने लोग हिंदू, इनके एक मिनट चंदन जी, एक मिनट रुक जाइए। आप उदाहरण लीजिए, आप निपुण शर्मा का उदाहरण ले लीजिए, इन्हीं की प्रवक्ता थी, उन्होंने उसको नेपथ्य में डाल दिया। आप ये जो पार्टियां जो बांट रहे हैं ना सवर्णों को, इन्होंने एक तरफ दरकिनार कर दिया कि 4% ब्राह्मण है, 4.5% क्षत्रिय हैं और 4% के आसपास जो है वैश्य हैं, और कुल मिलाकर इनकी आबादी जो है 15-16% है। इनके तो कहीं जाएंगे नहीं, तो हमारे पास ही आएंगे लौट के, और इसलिए इनको जो है साइड में रख दो। इन्होंने जो है ओबीसी को भी उसमें डाल के यूजीसी के, जबकि उसके अंदर 16 मेंबर इनके थे और उसका चेयरमैन पंडित। लेकिन इन्होंने जो समाज को बांटना था 2027 के इलेक्शन को देखते हुए 4 राज्यों के, इन्होंने उसमें वो घिनौना खेल किया है जो कि लॉर्ड मैकाले और मुगल नहीं कर पाए, कि जो सवर्णों को बांट दो समाज को। इन्होंने सुपारी उठा ली है हिंदुओं को खत्म करने की, सनातन को खत्म करने की, एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि इस देश में कोई नहीं बांट पाया भाईचारे को। 4 स्तंभ होते हैं हमारे, 4 हमारे वर्ण होते हैं, उन्होंने उसमें शूद्र बना दिया। अरे शूद्र नहीं, श्रमिक था वो। आप बताइए कि कहाँ लिखा है दलित, कहाँ लिखा है हरिजन, कहाँ लिखा है अति दलित, कहाँ लिखा है आदिवासी, कहाँ लिखा है जनजाति? ये सारे के सारे जितने शब्द हैं ये राजनीति के दिए हुए हैं। इलेक्शन आता है तो दलित हो जाता है, इलेक्शन आता है महादलित हो जाता है, बहुजन हो जाता है, हरिजन हो जाता है, सर्वजन हो जाता है। कभी एक भारतीय हुआ है? नहीं हुआ। ये खुद पैदा करती हैं पार्टियां इन शब्दों को, उसके बाद में बांट देती हैं। निखिल जी अपनी बात रखिए। ये हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। अभी मैं समझता हूँ कि स्वामी जी ने बिल्कुल, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोल दी है। और मैं समझता हूँ अगर हिंदू धर्म को लिखवाले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आपके सामने से हिंदू का शब्द हटवा देगी। क्योंकि इस समय ऐसा देश में माहौल है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा ये उनको हिंदू नहीं मानते हैं। तो स्वामी जी आपने एक, मैं समझता हूँ कि ऐसा आज कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। अरे डॉक्टर निखिल खत्री जी, आप क्या बोल रहे हैं? जो पीडीए के सिद्धांत पे चलता है वो बोलेगा? क्या बोलते हैं आप? पीडीए जो भी पिछड़े हैं, मैं समझता हूँ जो आज तक, अरे आपके उसमें स्वर्ण है क्या? क्या अगर पिछड़े हैं तो आपका प्रवक्ता पिछड़ा तो नहीं है। आप अपनी जगह किसी पिछड़े को क्यों नहीं बैठा रहे यहाँ पर लाके? आप क्यों टीवी पे आ गए? आप अपनी जगह पिछड़े को बैठाते हैं, जिनको आप मानते हैं। आप अपना अध्यक्ष किसी पिछड़े को बना दीजिए, क्यों उसको नहीं बनाते हैं आप? ये सिर्फ दिखावे की बात है। आपको प्रवक्ता चाहिए सवर्ण, और यहाँ आके बात करते हैं पीडीए की। डॉक्टर निखिल खत्री जी, मजबूत को कमजोर करके जंग नहीं जीती जा सकती, ये बात ध्यान में रखिए। एक बात बताइए,
अगर जो हमारे सामने शोषित वंचित है उनके लिए आशीष जी, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, उसके अंदर हिंदू जो है मारा जा रहा है और बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसका सबका विकास, सबका अब जो है हिंदुओं का सर्वनाश हो गया है। इनको इस तरीके से बांट दिया गया। एक पार्टी बता दीजिए उस गांव में जाके उन्होंने देखा हो, पूछा हो कि तुम्हारा क्या हाल है, पुलिस वालों के पास कैसे यहाँ बैठे डिबेट कर रहे हैं। अब मैं बता अगर बल्कि स्वामी जी रिवर्स होता ना तो वहां नेताओं का जमावड़ा लग चुका होता। क्योंकि वहां पर 70 परिवार सिर्फ हिंदू के हैं, 1000 लोग जो है मुसलमान हैं। 70 में से अगर 6 की भी लगा लेंगे, 7 420 हिंदू हुए, उसमें से 5-6 घर ब्राह्मणों के और बनियों के हैं। आप ये बताइए क्या वो इंसान नहीं है? क्यों? अगर वो अपने घर में लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दें तो छाती पीटते हुए सारे के सारे वहां पर आ जाएंगे। किसने कहा आपको कि एक घर के अंदर इकट्ठे होकर आप नमाज पढ़िए? और कहा ये सारी की सारी फंडिंग हो रही है 2027 की, ये सारी की सारी तैयारियां हैं और आपस में भिड़ाकर। चंद्रेश जी अब जवाब दीजिए, अब समय कम बच गया। अब सुन लीजिए निखिल जी, चंद्रेश जी को भी सुन लीजिए, अब खत्म होने वाला है ना डिबेट, समय कम। स्वामी जी की बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। वोट बैंक की राजनीति, धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती है। हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई यदि किसी पार्टी ने लड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। कौन नहीं जानता है कि राम मंदिर आंदोलन में हजारों कारसेवकों ने अपनी कुर्बानियां दी? ये किसी से छुपा हुआ है? राष्ट्रीय जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया वो साइड में बैठे हैं, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, रितंबरा जी और लालकृष्ण आडवाणी जो उसके कर्णधार थे। आपने उसमें क्या योगदान दिया? आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं था उस समय। समग्रता की बात करेंगे, लेकिन क्या इस देश की सच्चाई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अखिलेश यादव दलित और पिछड़ों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के द्वारा किसी दलित और पिछड़े का उत्पीड़न होता है तो अखिलेश यादव के मुंह में ताला लग जाता है। तो मैं सवाल पूछूंगा कि दलित और पिछड़ों की बात करने वाले अखिलेश यादव जब बरेली में हिंदू परिवार, विशेषकर दलित और पिछड़े हिंदू परिवार मुसलमानों के उत्पीड़न से, उनके आक्रामक रवैये से, उनके हिंसक गतिविधियों से पलायन करने पर मजबूर है, तो अखिलेश यादव कहाँ है? अखिलेश यादव को सामने आकर जवाब देना चाहिए। स्वामी जी आप हमारी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और हिंदुओं के हक और हुकूक की लड़ाई यदि किसी ने इस देश में लड़ा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारत में हिंदुओं के हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और आपके साथ आपके हक और हुकूक के लिए जब भी कभी कुर्बानी देने की बात आएगी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। कुर्बानी खुद दे देंगे इस भारत माता के लिए। आप लक्षद्वीप में बता दीजिए कि 100% मुसलमान कैसे हो गया? आप मुझे बता दीजिए कि केरल में धर्मांतरण कैसे हो गया? आप मुझे बता दीजिए कि कश्मीर के अंदर कैसे पंडितों को आपने अभी तक 14-12-13 साल में स्थापित नहीं कराया? आप मुझे बता दीजिए असम में रोहिंग्या क्यों नहीं आप भगा पा रहे? आप मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से आप जो है ये दोगली बातें करते हैं यहाँ पर बैठे दो मुही कि उठा के जो है आप मुसलमानों को सारे 3200 करोड़ रुपए का फंड दे देते हैं और सवर्णों के लिए आपके पास में चवन्नी नहीं है। आप जो है अल्पसंख्यक के नाम पर भी उनको देंगे और उसके बाद में माइनॉरिटी उसके नाम पर, मुसलमानों के नाम पर भी देंगे। आप मुझे बताइए आपने कितने EWS को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए हैं? आप मुझे बताइए क्या क्या सुविधाएं दी हैं? आप सारी की सारी सुविधाएं 5 किलो, मैंने कोविड में देखा है, आप राशन जो है, जो सवर्ण गरीब था रिक्शे चलाने वाला, उसको नहीं दिया क्योंकि वो सवर्ण है, आपने बांटे 5-5 किलो चावल सब में। ठीक है चंद्रेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हाजी जी को लाऊंगा डिबेट पर। जल्दी कहीं किसी शास्त्र में जाति नहीं लिखी है, किसी शास्त्र में जाति नहीं लिखी है, वर्ण लिखा हुआ है, जाति आपने बनाई है। आपने कभी वेद पढ़े हैं? आपने पुराण पढ़े हैं? आपने उपनिषद खोल के देखे? हमारे देश में समाज में व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है जल्दी से चंद्रेश जी 30 सेकंड और 30 सेकंड हाजी जी, फिर मैं एंड करूंगा। क्या है नहीं है ये बात अलग है, लेकिन स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिन्होंने सवर्ण गरीबों को 10% संवैधानिक रूप से संविधान में बदलाव करके आरक्षण देने का काम किया है। किसी और पार्टी ने ये हिम्मत नहीं की। और जहां तक बांग्लादेश, हाजी जी 30 सेकंड, बांग्लादेशी हाजी जी 30 सेकंड राशि हो रहा है और बंगाल में हजारों लाख समय नहीं दिया जा रहा, मैं क्या करूं? नहीं प्लीज आप अपनी बात रखिए क्योंकि एंड करना है। हाजी जी आप ही की बात से एंड करूंगा।
नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो और कोई बोलेंगे तो मेरी बात नहीं नहीं पहुंच नहीं, पाती। आपको तो 30 इसलिए मैं सेकंड खामोश 30 हूं सेकंड आपके दे रहा हूं, शो के फिर अंदर। एंड करूंगा। समय नहीं है अब मेरे पास, जल्द। हाँ हाँ, आशीष जी, आपका दिल से आभार कि आपने वो 30 सेकंड मुझे दिया। मैं उसी 30 सेकंड में पूरी बात रखूंगा। देखिए, यहाँ पर अब बीजेपी का चेहरा सबके सामने पता चल गया, किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को ये टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये दलित, वंचित, शोषित का इल्जाम मुस्लिम समाज पे लगा रहे हैं। मेरठ के अंदर दलित महिला की हत्या हो गई थी, किस समुदाय से वो आता था। और इसी तरीके से बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे वाल्मीकि बहन थे, मनीषा वाल्मीकि, हाथरस की घटना नहीं भूलेंगे हम लोग। और उन्नाव के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम आप लोग भी नहीं बोल तैयारी सकते। कर रहे हैं लेकिन 2027 की, अच्छा है। आप भी हाँ, चुनावी हाँ, मैदान में बहुत- रहेंगे, तो मैं समझ रहा हूं कि ये उसी की रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं। तो बहुत शुभकामनाएं, आप भी चुनाव के मैदान में आइए, तमाम पार्टियां हैं, आप भी आइए। बहुत बहुत हाजी जी शुक्रिया। आप आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ 4 खास मेहमान थे, डॉक्टर निखिल जी, हाजी जी, चंद्रेश जी और ब्रह्माचार्य जी महाराज। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।